वेलकम होमिस, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं लेकर आया हूँ द किंगडम ऑफ रियून्स के एपिसोड 2 को और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं एडोनिस का रिवेंज। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे गेथो ने क्लोई और एडोनिस को पकड़ लिया था और फिर गेथो ने क्लोई को जान से मार दिया। ये देखकर एडोनिस ने सोच लिया था कि वो सभी इंसानों को जान से मार देगा और इसीलिए उसके मन के अंदर अब इंसानों के लिए काफी ज्यादा गुस्सा भरा है। और यही हम देखते हैं जब 10 साल बाद एडोनिस आजाद होता है, वो काफी ज्यादा गुस्से से भरा होता है। अब आगे काफी गुस्से से आँख खोलने के बाद एडोनिस सबसे पहले सारी बेड़ियों को हटाता है और खुद को पूरी तरह से आजाद करता है और वहाँ खड़े सभी गार्ड्स पर अटैक कर देता है। एडोनिस एक गार्ड का हथियार छीनकर बड़ी गंदी तरह उसके ही गले में मार देता है और इसके बाद वहाँ खड़े सभी गार्ड्स को उनके ही हथियार से काफी गंदी तरह मार देता है। और इससे हमें साफ पता चलता है कि एडोनिस के मन में अभी भी इंसानों के लिए काफी ज्यादा नफरत और गुस्सा भरा है। इसके बाद एडोनिस डरोका को देखता है और उसके सर पे भी गन तान देता है और बिना कुछ बोले सीधा शूट कर देता है। लेकिन यहाँ पर वो डरोका को मारता नहीं है बल्कि उसकी बेड़ियों को भी खोल देता है और बिना कुछ बोले यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव को देखते हैं। इनका नाम यामातो है और ये एनएसबी के डायरेक्टर है। अब जैसे ही इन्हें पता चलता है कि एडोनिस इनकी कैद से भाग निकला है, वो अपने एग्जीक्यूटिव से बोलते हैं तुम्हें उसे पकड़ना होगा और उसे जान से मारना होगा और इसके लिए तुम चाहो तो लेवल क्लास 5 के ऊपर के वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन उस एग्जीक्यूटिव का बिहेवियर बिल्कुल बच्चों जैसा है, इसीलिए वहाँ खड़ी यामातो की छोटी बहन यूकी जो कि वाइस डायरेक्टर है, वो बोलती है अगर इसकी ऐसी ही हरकतें रही तो मैं किसी दिन इसको मार दूंगी। इस पर यामातो बोलता है वो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो क्योंकि वो भी हमारी तरह ही एक एग्जीक्यूटिव है। और तभी हमें पता चलता है कि ये एग्जीक्यूटिव असल में एक ह्यूमन साइबॉर्ग है। इसके बाद हमें इंटरमेंट कैंप का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हर तरफ लाशें बिछी हुई थी और एडोनिस अपना हथियार यहाँ से ले जा चुका था और इस वजह से यहाँ का इंचार्ज काफी ज्यादा डरा हुआ था। तभी उसके सिक्योरिटी गार्ड उसे बता देते हैं कि उस लड़की ने आपका फोन अनलॉक कर लिया था और सभी प्रिजनर को आजाद करा दिया। लेकिन यहाँ इंचार्ज को ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर उस लड़की ने उसका फोन अनलॉक कैसे किया। और तभी हमें पता चलता है कि एडोनिस का थ्रेट लेवल SS है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। और वो भी क्यों ना, ये सब कुछ क्लोई की वजह से जो है। इसके बाद हम एडोनिस को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा होता है और फिर वो ब्रिटन स्टाइल समनिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है और एक बुलेट को फायर करता है। लेकिन एडोनिस के मैजिक की वजह से वो बुलेट काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है और जाकर एक बिल्डिंग से टकरा जाती है। और इसके बाद एडोनिस काफी गुस्से से बोलता है अब समय आ चुका है इस दुनिया के आखिरी इंसान तक को मिटाने का। इसके बाद हम प्रिजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी विचेस को मार दिया गया था और ये सब कुछ उस एग्जीक्यूटिव साइबॉर्ग ने किया था। और अब वो वहाँ के इंचार्ज के ऊपर गन तानती है और उसे भी मार देती है। इसके बाद हम डरोका को देखते हैं जो कि एडोनिस के मचाए आतंक को देखकर बोलती है ये सब कुछ मेरी गलती है क्योंकि मैं उसे रोक नहीं पाई। इसके बाद हम एडोनिस को देखते हैं जो कि एम्पायर में इधर उधर घूम रहा था और सोच रहा था अगर यहाँ क्लोई होती तो वो मेरी तारीफ करने के बजाय बोलती तुम्हारे रिवेंज लेने से मैं जिंदा थोड़ी हो जाऊंगी, तुम्हें यहाँ से निकलकर अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, मुझे भरोसा है वो यही बोलती। लेकिन अब 10 साल बीत चुके हैं लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना टाइम बीत चुका है, मैं वो आवाज वो चेहरा वो सब कुछ नहीं भूल सकता। और एडोनिस अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए बोलता है मैं भी तुमसे प्यार करता था क्लोई। जिसके बाद हम देखते हैं कि जमीन के अंदर से काफी बड़ा जाइंट निकलता है जो कि एडोनिस ने ही समन किया है और वो काफी ज्यादा तबाही मचाने लगता है। तभी हम एक पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर कोई कॉल कर बताता है कि काफी बड़ा जाइंट देखा गया है। लेकिन पुलिस वाला उसे एक प्रैंक कॉल समझकर उसे डांट कर सुना देता है। लेकिन जब वो बाहर जाकर देखता है तो वो पाता है कि सच में एक बहुत बड़ा जाइंट है और वो कॉल पर कहता है NSB को जल्दी यहाँ भेजो। इसके बाद हम एडोनिस को देखते हैं जो कि उस जाइंट की मदद से काफी ज्यादा तबाही मचा रहा था और उस तबाही से काफी सारे लोग तो मलबे के नीचे दबकर ही मर जा रहे थे और एडोनिस अपना बदला लेने के लिए कोठे की तरफ बढ़ रहा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने एक सब्सक्राइबर एनिमे बस्टर वाइटे को शाउट आउट देना चाहूंगा जो कि मुझे डे 1 से सपोर्ट कर रहे हैं एंड नाउ मेरे 1K हो चुके हैं एंड आप लोग का भी शुक्रिया गाइस इतना सपोर्ट करने के लिए। खैर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम डायरेक्टर यामातो को देखते हैं जो कि अपने लोगों से पूछता है क्या इसकी रिपोर्ट एम्परर तक पहुंचा दी गई है। गार्ड्स उसे बताते हैं कि क्वीन ने रिपोर्ट को ब्लॉक कर दिया है क्योंकि एम्परर की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। इस पर डायरेक्टर बोलता है
तो इसका मतलब ये है कि अब मैं अपनी पावर्स का पूरी तरह से इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद डायरेक्टर एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्स को उस जायंट पर अटैक करने के लिए भेज देता है। तभी उसकी बहन यूकी उसे बताती है कैंप के अंदर से वो लड़का और उसका वेपन दोनों ही गायब है। जिसके बाद डायरेक्टर अपने लोगों से पूछता है मैजिक को सप्रेस करने वाला डिवाइस अभी कहाँ है, जिस पर गार्ड उसे बताते हैं कि उस डिवाइस को 10 सालों से चलाया नहीं गया है, तो कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि वो चलेगा या नहीं। इसके बाद हम एक साथ काफी सारे टैंक्स को देखते हैं जो कि उस जायंट पर अटैक करने के लिए आए थे और वो एक साथ अटैक करते भी हैं, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं था क्योंकि उनका अटैक उस जायंट के आसपास भी नहीं जा पा रहा था। तभी एडोनिस अपने जायंट से एक बिल्डिंग पर पंच मरवाता है जिसके मलबे से ही वो सारे टैंक तबाह हो जाते हैं। इसी बीच हमें ये बताया जाता है कि ये 10 साल एडोनिस के लिए बर्बाद नहीं गए थे। उसने अपने मन में ही इतनी रिसर्च कर ली थी कि वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था। ब्राइटन स्टाइल मैजिक सीखने के लिए मैजिक के अर्थ को समझना होगा और उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करना होगा, वो भी एक खास तरीके के क्विल के साथ जो कि एडोनिस का हथियार है। और बिना एक महान टीचर के ये सब कुछ करना नामुमकिन है, लेकिन एडोनिस के पास पहले से ही क्लोई थी और एडोनिस के लिए ये लोग और 10 साल पहले के लोगों के बीच में कोई अंतर नहीं है। उन लोगों ने अपने पर्पस के लिए क्लोई को मारा और इन लोगों ने उसी गिल्ड का फायदा उठाया, इसीलिए एडोनिस के लिए इन लोगों के बीच में कोई फर्क नहीं है। इसके बाद एडोनिस अपने मैजिक का इस्तेमाल कर 2 मशीन गन्स को समन कर लेता है और जितने भी लोग उसे दिखते हैं वो बेरहम होकर उन सब पर फायर कर देता है और बड़ी गंदी तरह मार देता है। और एडोनिस मुस्कुराते हुए कहता है आँख के बदले आँख और कुछ नहीं। इसके बाद एडोनिस खुशी के मारे रोने लग जाता है और बोलता है ये क्या है, मुझे आज तक ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, कितना सुंदर नजारा है। तभी वो एग्जीक्यूटिव एनएसबी को एडोनिस की लोकेशन बता देती है, जिसके बाद एयरफोर्स एडोनिस पर मिसाइल से अटैक करती है। इस अटैक से जायंट को डैमेज पहुंचता है और एडोनिस भी नीचे गिर जाता है। वहीं हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसकी मॉम मर चुकी थी और उसके ऊपर एक बिल्डिंग गिरने वाली थी, लेकिन तभी डोराको उसे बचा लेती है। इसके बाद डोराका उस बच्चे को किसी के पास छोड़कर एडोनिस को रोकने के लिए चली जाती है। इसके बाद हम एडोनिस को देखते हैं जो कि जमीन पे पड़ा हुआ था और वो बोलता है मेरी बॉडी अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। इसके बाद हम एम्परर गोथे को देखते हैं जो कि बीमार पड़ा हुआ था और उसकी वाइफ उससे बोलती है लेटे रहो, एम्पायर अभी पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके बाद गोथे खांसने लगता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और हमें पता चलता है कि गोथे को कभी ना ठीक होने वाली बीमारी हुई है और वो बोलता है गॉड, क्या ये कोई कर्स है जो आपने मुझे दिया है, इसलिए क्योंकि मैंने सभी विचेस को मार दिया, लेकिन मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। ये सब कुछ हमने इसीलिए किया ताकि हम प्रोग्रेस कर सके। विचेस जब तक यहाँ रहती हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते क्योंकि इंसानों को मैजिक की कोई जरूरत नहीं है, वो अकेले ही प्रोग्रेस करेंगे और स्ट्रॉन्ग बनते रहेंगे। इधर हम एडोनिस को देखते हैं जो कि फोर्स को लगभग खत्म ही कर चुका था और एक गार्ड को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर डोराका आ जाती है और उसे रुकने को बोलती है। डोराका बोलती है क्या तुम इतने सारे लोगों को मारने के बावजूद थके नहीं हो? मैं अब और मासूम लोगों को मरते हुए नहीं देख सकती। मासूम लोग सुनते ही एडोनिस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसी गुस्से में गार्ड को बड़ी गंदी तरह मार देता है। इसके बाद एडोनिस डोराका के पास बढ़ने लगता है और उससे बोलता है मैं इतना कंफ्यूज कैसे हो सकता हूँ, चाहे भले तुमने मेरी जान बचाई हो लेकिन सभी इंसान मेरे दुश्मन है। डोराका उससे कहती है क्लोई ऐसा नहीं चाहती थी, वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट थी। क्लोई का नाम सुनते ही एडोनिस डोराका का गला पकड़ लेता है और उससे बोलता है अपने गंदे मुंह से क्लोई का नाम मत लो और तुम मेरे रास्ते के बीच में आ ही क्यों रही हो? तुम्हारी बातों से लगता है तुम भी बिल्कुल उन्हीं की तरह हो, वो हमेशा ही गलत तरीके से लड़ते हैं। अगर उस दिन इंसानों ने उस गंदी ट्रिक का इस्तेमाल ना किया होता तो क्लोई कभी मरती ही नहीं। इस पे डोराका बोलती है एडोनिस यही तुम्हारा नाम है ना जिसको कि एक महान विच ने दिया था? और वो बताती है कि मैं भी एक विच हूँ, लेकिन इस बात से एडोनिस को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसका गला दबाते हुए उससे बोलता है अगर तुम एक विच हो तो उस दिन क्लोई को बचाने क्यों नहीं आई? डोराका उससे माफी मांगती है और उससे कहती है हम सब बस भागने में लगे हुए थे। वो आगे कहती है पर क्लोई अभी भी जिंदा हो सकती है, लेकिन एडोनिस उसको जमीन में पटक देता है। डोराका आगे बोलती है लेकिन एडोनिस बोलता है अब उसका और भी ज्यादा मजाक न उड़ाओ और वो अपने मैजिक से एक सोर्ड को समन कर लेता है और डोराका के गले पर रखकर बोलता है मैं तुम्हें मार दूंगा और जो भी क्लोई के बारे में कुछ भी कहेगा मैं उन सबको मार दूंगा। डोराका उसे समझाती है कि मैं क्लोई को वापस जिंदा कर सकती हूँ, बस
हमें तुम्हारी मेमोरीज की जरूरत है। लेकिन एडोनिस को सुनने को तैयार ही नहीं था। एडोनिस के ना मानने पर डोरेका उससे कहती है, ठीक है तुम मुझे मार दो, लेकिन मैं काफी खुश हूँ कि मैं तुमसे मिली। लेकिन इससे एडोनिस को क्लोई की याद आ जाती है और वो रोते हुए बोलता है, क्या सच में कोई ऐसा तरीका है जिससे क्लोई वापस आ सकती है? डोरेका खड़े होकर बोलती है हाँ, और वो एडोनिस की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलती है, अब तुम और अकेले नहीं हो। लेकिन तभी एक गोली सीधा आकर डोरेका को लगती है और उसकी जान चली जाती है। एडोनिस के सामने बिल्कुल क्लोई की ही तरह डोरेका भी मारी गई। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये गोली उसी ह्यूमन साइबोर्ग एग्जीक्यूटर ने मारी है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें।